तो भाई लोग कैसे हो। ये हम सब पागल हैं का आगे का भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किंतु ये तो अन्याय है महाराज। जब मैंने अपने खेत पर सुबह और दोपहर की भी फसलें देखी थी तो फिर दोनों फसलें एक कैसे हो सकती है। मुझे अपनी फसल का मूल्य चाहिए। हाँ हाँ, बुधिया को सुबह दोपहर शाम वाली तीनों फसलों का मूल्य दिलवाओ। विक्रम सिंह हाय हाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। खामोश, राजकार्य में विघ्न डालने की चेष्टा न करें, अन्यथा सभी को दंड मिल सकता है। सेनापति, महामंत्री, इनको बताओ कि हमारा न्याय सही है, हम न्यायवीर हैं। कल तक तो महावीर थे। ही। खबरदार, किसी ने महाराज की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की तो मेरा मतलब है महाराज का न्याय बिल्कुल सही है। आप लोग शांत हो जाइए, महाराज का न्याय बिल्कुल सही है, यह अन्याय है। तुम कुछ नहीं कहोगे बांकेलाल? मेरे विचार से तो महाराज का न्याय बिल्कुल गलत है। क्या तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? स्थिति की गंभीरता को समझने की चेष्टा कीजिए महाराज। प्रजा आपसे असंतुष्ट होकर जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो विद्रोह भी हो सकता है। तो क्या इस भय से हम न्याय का साथ छोड़ दें, घुटने टेक दें इनके आगे? हम महावीर हैं यार। मैं आपका अन्याय करने का नहीं कह रहा हूँ। इस मुकदमे का फैसला आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे अपने तरीके से हल करता हूँ। और फिर सारी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये तय होता है कि पशुलाल निर्दोष है, इसलिए वो फसल का मूल्य नहीं चुकाएगा। लेकिन उसके पशु दोषी हैं, इसलिए उनको 6 महीने तक फसल के मूल्य के एवज में खेती में बुधिया की मदद करनी होगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी सुबह और दोपहर की फसलों का क्या होगा? बुधिया, जब तुम सुबह और दोपहर में अपने खेत पर आए थे तब तुमने क्या क्या देखा? सुबह जब आया था तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, हवा चल रही थी, और जब दोपहर में आया तो बादल छाए थे और बारिश भी हुई थी। समझ गया। वास्तव में सूरज और बादल ने बुधिया के सुबह और दोपहर की फसलें चुराई है। फिर इनसे मेरी फसल का मूल्य कैसे वसूला जाएगा? जरूर वसूला जाएगा। तुम फिर से बीज बो, ये दोनों मिलकर 6 महीने में तुम्हारी फसल लौटा देंगे, ये मेरा वादा है। बोलो बांकेलाल जी की जय। के जाने के बाद ऐसा मुकदमा आज तक हमारे सामने नहीं आया। ठीक कहा महाराज, सबके सब पागलों की तरह बातें कर रहे थे। किंतु महाराज, दाद देनी पड़ेगी बांकेलाल के दिमाग की। इसने तो उन पागलों की समस्या को ऐसे चुटकियों में सुलझा दिया जैसे वो इसके संगी साथी हो और इसके इशारे पर ही काम कर रहे हो। आखिर तुम्हारे और मेरे बीच इतना फर्क तो होना ही चाहिए सेनापति। महाराज 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 महाराज, आगे कुछ बोलेगा भी? महाराज, तेरिम्फू से सेना नायक नामक वीर का संदेश आया है। पूरी प्रजा पागल हो गई है, सेना का भी वाट लग गई है। हर जगह उटपटांग हरकतें हो रही है। सेना में भी बावलेपन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लगता है पागलपन महामाही की तरह पूरे राज्य में फैल रहा है। क्या? ये तो अत्यंत हैरानी की बात है। पूरी प्रजा पागल हो रही है। महाराज, ये कोई षड्यंत्र लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसकी करतूत है, और इस बार मैं उसे पूरे साक्ष्य के साथ धर दबोचूंगा। कहीं इसे मेरी योजना की भनक तो नहीं लग गई? इस पर नजर रखनी होगी। बांकेलाल का अनुमान सही था। मरकब को उसकी योजना की भनक लग चुकी थी। हे, मुझे पता था कि कुएं का जल गायब होगा, यानी मेरा शक सही निकला। बांकेलाल ने किसी विधि से इस कुएं के सापित जल को विशालगढ़ के जलाशयों में मिला दिया है, जिसके कारण पूरी प्रजा पागल हो गई है। अब तू गया बांकेलाल, अब तू गया। इस बार सेनापति बांकेलाल को पूरी तरह से लपेटने के लिए कमर कस चुका था। बताओ, तुम सबके होते हुए कुएं का सापित जल कहाँ गायब हो गया? क्षमा करें सेनापति जी, रात्रि के दूसरे पहर में हमारी आंख लग गई, और अब तुम सबकी आंख हमेशा के लिए बंद करने का बंदोबस्त कर देता हूँ। विशालगढ़ में कर्तव्य से मुंह मोड़ने वालों के लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। क्षमा कर दे सेनापति जी, हमें इतना कठोर दंड न दे। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमें दंड से बचा लीजिए। जो कहूँगा वो करोगे? हाँ, आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। तो फिर सुनो कि तुम्हें महाराज के पास जाकर क्या कहना है। ओह, ये कमीना सेनापति मुझे फंसाने के लिए बहुत भयंकर चाल चल रहा है। मुझे इनको महाराज से मिलने से रोकना होगा, वरना पूरी योजना का बंटाधार हो जाएगा। बांकेलाल मरकब से पहले महल पहुंच चुका था। अरे बांकेलाल जी, आप यहाँ मेरे कक्ष में? हाँ, वो सब छोड़ो और बताओ कि तुम सेनापति मरकब को सबक सिखाना चाहती हो? हाँ, तो फिर ध्यान से मेरी बात सुनो। और फिर अरे सेनापति जी, आप कहाँ चल दिए? मुंह उठाकर थोड़ा रुके तो सही। आए, ये तो मेरी 56 छोरी है, ये यहाँ क्या करने आई है? कितने दिन हो गए आपका इंतजार करते करते, पर आप तो जैसे मेरी गली का रास्ता ही भूल गए। मुझे छेड़ने भी नहीं आए। ऐसी क्या गलती हो गई इस दासी से? वो मैं आना तो चाहता था, पर हर बार मुझे खर्राटे के वो दांव याद आ जाते थे जिसकी मदद से तुमने मुझे उठा कर पटका था। अरे प्यार में रूठना मनाना, दुलार तकरार आदि तो चलता रहता है, वो सब छोड़ो और ये शरबत पियो, मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। हाय, मरम्मत की जगह शरबत? कहीं इसने कुएं का साबित जल तो नहीं पी लिया? पर मुझे क्या, जब किस्मत मेहरबान तो गधा, मेरा मतलब मरकब पहलवान। तुम लोग भी पियो। हाँ बेटा मरकब, खूब पी शरबत, अब ये शरबत बनेगा तेरी सामत।
और फिर राज दरबार में, ओह सेनापति मरकब, तुम इतनी जल्दी लौट आए, यानी तुमने पागलपन के रहस्य को सुलझा लिया है। जी हाँ महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि लोगों को पागल बनाने का काम कौन कर रहा है। जल्दी बताओ कौन है वो षड्यंत्रकारी। वो षड्यंत्रकारी है क्षमा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? ये सब क्षमा ने किया है? पर कैसे, क्यों? वो सबको शरबत पिला रही है, मुझे भी पिलाया, इसको भी पिलाया, पूरे विशालगढ़ को पिलाया। उसे फौरन हिरासत में ले लीजिए। विश्वास नहीं होता, पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। ही। सेनापति के बच्चे, ऐसी आपात स्थिति में भी तू परिहास करने से बाज नहीं आ रहा? दफा हो जाए यहाँ से। सेनापति तो गया, अब बाकी मंत्रियों की बारी है, क्योंकि जब तक ये लोग मुच्छड़ की हाँ में हाँ मिलाएंगे तब तक योजना में बाधा बनी रहेगी और इसके लिए मेरा चारा बनेगा। आरती मंत्री, ये लो आरती मंत्री जी, मैं गंगा जल ले आया जो मैं अपनी सुराही से भर कर लाया हूँ। धन्यवाद बांकेलाल, आरती का समय निकला जा रहा था। आरती मंत्री ने वो गंगा जल सब भक्तों में बांट दिया। लीजिए महाराज जी। महाराज आप भी लीजिए चरणामृत। ईश्वर के चरणामृत को मेरा प्रणाम आरती मंत्री, किंतु मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा उपवास है। इनको उपवास की पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी, वरना मोटा हो जाता पागल, जबकि मुझे मोटे को पागल बनाना ही नहीं है। जय हो भोलेनाथ की। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं चरणामृत ग्रहण करूंगा? मैंने तो दिखावे के लिए सिर्फ मुंह तक लगाया था। बांकेलाल ने आग तो लगा ही दी थी, अब सिर्फ उसमें घी डालना बाकी था। पूरे राज्य को पागल बनाने वाला अभियान तो पूरा हो चुका है। अब मुझे विशालगढ़ के सारे जलाशयों से स्थापित जल सोख लेना चाहिए। इससे विशालगढ़ में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा और मोटे के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। राज दरबार में, क्या विशालगढ़ के सारे जलाशय सूख गए? अब क्या होगा महामंत्री? हम नए जल स्रोत खोजेंगे महाराज। महामंत्री ठीक कह रहे हैं। हाँ, नए जल स्रोत, और इनको नए जल स्रोतों का रास्ता मैं बताऊंगा। ये देखो, इस पर्वत के पीछे बावली नदी कट्टो बहती है। यदि पहाड़ को तोड़ा जाए तो बावली नदी का निर्मल जल विशालगढ़ में उतर आएगा। अरे हाँ, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? हाँ, ऐसी पागलपन से भरी बात तो तुम्हारे ही दिमाग में आनी चाहिए थी, क्योंकि तुमको पता नहीं कि बावली नदी कितनी भयंकर बावली है। चलो भाई चलो, पहाड़ के बीच से तोड़ना शुरू करो। चल बेटा बांके, अब ये समाचार मोटे मुच्छड़ को दिया जाए। ये समाचार सुनकर विक्रम सिंह बावली नदी से भी ज़्यादा बावला हो गया। अरे पागलो, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो पूरे विशालगढ़ में बाढ़ आ जाएगी, सब डूब जाएंगे। महाराज, हम जो कर रहे हैं वो विशालगढ़ की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे ऐसी की तैसी तेरी भलाई की। महाराज, आप खामखा क्यों भड़क रहे हैं? ये लोग ठीक तो कह रहे हैं। ओए चुप कर, अक्ल की मोटी, देख नहीं रही? ये लोग विशालगढ़ का सत्यानाश करने पर तुले हैं। क्या बोला? कूटनी? लो महारानी जी बेलन खोदो खोदो। सेनापति ठहरो, मैं भी आती हूँ। आपके आने से पहाड़ तोड़ने का हमारा हौसला और भी बढ़ जाएगा। बांकेलाल, इनको रोको, ये सब पागल हो गए हैं। ये सब ऐसे नहीं रुकेंगे महाराज, इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। इनको यहाँ से हटाने के लिए युक्ति भिड़ानी होगी। कैसी युक्ति? वो देखिए महाराज, मधुमक्खी का छत्ता, पत्थर मारकर उसे तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? ये तो सरासर पागलपन है। मधुमक्खियाँ डंक मार मार कर इन्हें सुझा देगी, और इसमें महारानी भी तो है। अगर उसे मधुमक्खी का डंक लगा तो उसका डंक मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप डंक से डरते हैं क्या महाराज? मत भूलिए, आप महावीर हैं। विशालगढ़ की भलाई के लिए आपको ये करना ही होगा। सही कहा बांकेलाल, विशालगढ़ की भलाई के लिए मैं डंक तो क्या, विष भी खा सकता हूँ। अब मुझे पत्थर फेंकने से कोई नहीं रोक सकता। धड़ाक। भिन्न भिन्न, किसने की हमारी शांति में भंग? कौन है यहाँ बजरंग? भिन्न भिन्न, वो मानव पहाड़ तोड़ रहे हैं। पत्थर वहीं से उछल कर आया होगा। भिन्न भिन्न, मानवों ने फिर लिया हमसे पंगा। अब मैं करती हूँ ऐलान दंगा। धड़ाक। अरे ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? ये तो काट रही है। भिन्न भिन्न, काटेगी नहीं तो क्या चाटेगी? आहा, बचाओ बचाओ, भागो भागो। मैंने महाराज को छत्ते पर पत्थर मारते देखा था। महाराज, आपने हमें मधुमक्खियों से कटवाया। बताइए आखिर आपने ये पागलों वाली हरकत क्यों की? पागल मैं नहीं, तुम सब हो गए हो। मारो कम वक्तों को, उतारो राज सिंहासन से। इससे पहले कि मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता, बांकेलाल ने अपनी टांग उसेड़ दी। आप लोग महाराज से लड़ना छोड़ जल की समस्या के बारे में सोचिए। इस वक्त महाराज का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं इनको महल छोड़ कर आता हूँ। बांकेलाल, ये तुम क्या? मुंह बंद करो और महल जाओ। तुम्हारी खबर तो मैं वापस लौट कर लेती हूँ। बांकेलाल, ये सब क्या क्या है? तुम हमें यहाँ से क्यों ले आए? वस्तु स्थिति को समझने का प्रयत्न करें महाराज। उन सभी की हरकतें पागलपन वाली है, इसलिए अभी वो आपकी बातें नहीं समझेंगे। मैं उनको जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। मधुमक्खियों के उड़ने की वजह से अभी हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, परंतु जल तो हमें चाहिए। इसका प्रबंध कैसे होगा? प्रबंध का काम तो प्रबंध मंत्री का है। जल का प्रबंध करने के लिए तो मुझे भगवान इंद्र के पास जाना होगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जल का प्रबंध बादलों से
करेंगे। भला वो कैसे? हम बादलों से वर्षा कराएंगे और उसका जल संग्रहित करेंगे, किंतु आकाश में घने बादल तो है ही नहीं, हम वर्षा कैसे कराएंगे? बहुत आसान है, हम सारे बादलों को एक लंबे डंडे की मदद से इकट्ठा करेंगे। वाह, क्या तरकीब है, कमाल है। ऐसा विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बस आने ही वाला था। ही। बोलो, हर समस्या की जड़ से उखाड़ फेंक सेकने वाला बांकेलाल की जय। नारे बाद में लगा लेना, पहले लंबे डंडे का प्रबंध करो। प्रबंध करना मेरा काम है, मैं हूँ प्रबंध मंत्री। चलो भाई चलो, हमें आकाश जितना लंबा डंडा बनाना है, उसके लिए बहुत सी लकड़ियाँ काटनी होगी। हाँ हाँ चलो, मुझे भी चलना है। आखिर वे ये शुभ समाचार उस मोटे मुच्छड़ को भी तो सुनाना है। सूचना मिलते ही विक्रम के तोते उड़ गए। अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? वृक्षों से हमें स्वच्छ वायु मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। ओह नहीं, ये कद्दू तो फिर वापस आ गया। अबे ये फिर से हमारे काम में अपनी तोंद अड़ाएंगे। महाराज पागल हो गए हैं, ना खुद कुछ कर रहे हैं और ना हमें कुछ करने दे रहे हैं। मेरे विचार से तो इन्हें पकड़कर किसी पेड़ से बांध देना चाहिए। अरे कमबख्तों, कहीं लंबे डांडे से भी बादल इकट्ठे किए जाते हैं? हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे महाराज। और आज से आप विशालगढ़ के राजा नहीं रहे, अगले राजा का फैसला हम महल पहुँच कर करेंगे। और फिर बन गया लंबा डंडा। ही। शाबाश, अब बांकेलाल को बुलाओ, वही बताएगा कि इस डंडे से कैसे बादलों को इकट्ठा करना है। ओह महाराज, इन लोगों ने आपकी क्या गद बना दी है, देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इन सब को क्या हो गया है? मैं तो इनको समझा समझा कर थक गया, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बांकेलाल, ये देखो लंबा डंडा बन गया, तो फिर शीघ्रता से बादल को इकट्ठा करो। और शाबाश, वो रहा बादल, उसे सरका कर इस तरफ ले आओ। इंद्र के दरबार में रास रंग का कार्यक्रम जोरों पर था। अरे ये नीचे से गुदगुदी कौन कर रहा है? अरे ये तो डंडा है, धरती से हमें डंडा कौन कर रहा है? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही जाति है जो किसी को भी डंडा कर सकती है, और वो है मानव जाति। वाकई यह मानव ही है, इनकी हिम्मत तो देखो। पहले वर्षा करवाने के लिए हमारी पूजा करते थे और अब हमें डंडा कर रहे हैं। मैं अग्निदेव हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भड़का रहा हूं, पर अगर इन मानवों को अभी नहीं रोका गया तो कहीं यह मानव स्वर्ग पर अधिकार का दावा ना कर दे। शांत हो जाओ अग्निदेव, और मेरी मानिए तो इन मानवों से पंगा मत लीजिए, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हरगिज नहीं, हम देवता हैं, इन मानवों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ। इन तुच्छ मानवों को सबक सिखाना ही होगा। कड़ाक! अरे अरे, ये क्या, डंडर तो टूट टूट गया। तभी सेनापति जी, एक भयंकर राक्षस विशालगढ़ की ओर चला आ रहा है। क्या? सावधान बांके, तेरी कहानी में जब भी राक्षस राक्षस आते हैं, तेरी योजना की टांग टूटती है। अब क्या करें बांकेलाल जी? कमबख्तों, मुझे खोल दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? बांके को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी फूटी किस्मत विशालगढ़ पहुंच चुकी थी। भागो भागो भागो, राक्षस आया, भागो। हा, भागो और भागो, पर मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे, क्योंकि मैं हूँ राक्षस शक्तिधर। मेरे पास हजारों शक्तियाँ हैं, मेरे नाखून में भी शक्ति है, मेरे दांतों में भी, मेरे बालों में भी शक्ति है, और मेरे वस्त्रों में भी, मेरे कोड़े में भी शक्ति है, और मेरे थोबड़े में भी। और मैं यहाँ आया हूँ अपने पुराने शत्रु विक्रम सिंह से बदला लेने, जिसने बाल्यकाल में मेरा कच्छा उतार कर सबके सामने बेइज्जती की थी। आज मैं उसका कच्छा उतार कर अपनी उस बेइज्जती का बदला लूंगा। मेरी पूरी सेना पहले ही छद्मवेश में विशालगढ़ के जंगलों में छुपी हुई है, और मेरी एक आवाज़ पर अभी आती होगी। राक्षस वीरों, जाग जाओ। किंतु हैं ई का हुंदिस, राक्षस वीरों ने जवाब क्यों नहीं दिया? वो इसलिए बेटा शक्तिधर, क्योंकि तुम्हारे सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। किसने की ये जुर्रत? ये सब बांकेलाल का किया धरा है, और वो इस वक्त तुम्हारे शत्रु विक्रम के साथ दक्षिण दिशा के जंगलों में मौजूद है। नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, जो रास्ते में आएगा सबको उड़ा दूंगा। लेकिन विक्रम सिंह तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत हफ्ते हफ्ते कुत्ते जैसी हो गई है। मेरी सांसें क्यों फूल रही है, मेरा गला क्यों सूख रहा है, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि तुझे पगला बाबा का श्राप मिला था कि अगर तू किसी पागल पर अत्याचार किया तो तेरी शक्ति क्षीण होने लगेगी, और तेरी सारी शक्ति जा चुकी है। मेरे पास तो हजारों शक्तियाँ थी, सब की सब खत्म कैसे हो गई? क्या विशालगढ़ की सारी प्रजा पागल हो गई? हाँ, क्योंकि बांकेलाल ने शापित जल को विशालगढ़ के हर जलाशय में मिला दिया था। कमीने बांकेलाल, मेरी सारी योजना का सत्यानाश कर दिया। पहले बांस के पेड़ और पर्वत की चट्टानों के रूप में छुपे मेरे सैनिकों को मरवा डाला, और मुझसे पागलों पर अत्याचार करवा कर मेरी शक्तियाँ भी छीन ली। मैं तेरा खून पी जाऊँगा। और हट बे राक्षस की औलाद, दिमाग का दही मत कर। कमीनों, हर बार पर काष्ठा पर पहुंचकर मेरी योजना का सत्यानाश कर देते हो, और दोष मुझ पर ही डाल रहे हो। एक अदने से मोटे इंसान को मारा नहीं जाता, राक्षसों के नाम पर कलंक। कमबख्तों, तुमको जिसने राक्षस बनाया उसकी अल्फा बीटा गामा, जिसने तुमको शक्ति दी उसकी बीप बीप बीप। हाय, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। हाय, कहीं से दो घुट पानी मिल जाए। पानी पानी है? अबे ये क्या कर रहा है? शापित जल पीते ही शक्तिधर के
चारों ओर पूरा ब्रह्मांड नाच गया। ओ भापा जी, ये क्यों हो रहा? तूने सापित जल पी लिया बेटा शक्तिधर, वो भी पूरा का पूरा, जिससे तेरे अंदर पागलपन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्या पहले नहीं बता सकता था? ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ भी तभी बता सकता हूँ जब तुम खुद पूछोगे। उस जोरदार टक्कर का असर नीचे वालों से ज़्यादा ऊपर वालों पर हुआ। ओफ, अब क्या हुआ? नीचे झांकते ही उनका सारा माजरा समझ में आ गया। हे प्रभु, ये तो शक्तिधर है जो ब्रह्मा के वरदान के कारण अमर है। हमने जिन मानवों को डंडा तोड़ा था वो इनके इशारे पर ही हमें टक्कर जड़ रहा है। यह मानव तो बड़े खतरनाक है, इस तरह तो हमारा स्वर्ग ही तबाह हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मानवों से मत उलझो, देखा परिणाम। दूसरी टक्कर ने इंद्र की बुद्धि के सारे कपाट खोल दिए। कुछ कीजिए देवराज। हाँ, मैं अभी वर्षा करवाता हूँ। पागल कुत्ते ने काटा था मुझे जो मानवों से पंगा लिया। पवन देव, आप फौरन तीव्र वायु चलाकर स्वर्ग को राक्षस शक्तिधर के रास्ते से हटाइए। और इस बार जब शक्तिधर ने पागलपन भरी तीसरी उछाल भरी तो उसके रास्ते में स्वर्ग नहीं बल्कि अंतरिक्ष का अनंत गहराई आई। नहीं, अब नीचे वाली की बारी थी। अब ये सब क्या चक्कर है बांकेलाल? तुमने टोकरा बाबा द्वारा स्थापित जल से पूरे विशालगढ़ को पागल बनाया, ऐसा क्यों? कभी कभी खुद ही समझ जाया करो मोटे महाराज। अब बार बार मैं मुंह से अपनी फोकट की तारीफ करूं तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। अब क्या शिव जी के सपने में आने वाली झूठी कहानी फिर से सुनाऊं? वो सब तो ठीक है, परंतु जो लोग पागल हो गए हैं उनका क्या? शिव की कृपा से शिव की कृपा से वे अब सब ठीक हैं। बांकेलाल द्वारा स्थापित जल के शिव पर चढ़ाने के कारण पूरा कौशल भी बावला हो गया था। तब शिव जी को मजबूरन सब ठीक करना पड़ा। बांके, अब दे भी दे। क्या क्या बार बार बोलना पड़ेगा? कभी खुद भी समझ जाया कर पुच्ची। तभी विशालगढ़ में शुरू हो गई भयानक वर्षा, जिसके फलस्वरूप सारे सूखे कुएं और जलाशय जल से लबालब भर गए। समाप्त।